में इतना राजा रहा कोनो खास किताबें नहीं लिखा सा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी कृष्णदेवराय की पुस्तक आमुक्त माल्यद से मिलती है। आमुक्त माल्यद। और कौन सी किताब से मिलती है? अब्दुल रज्जाक की पुस्तक सुने हैं? अब्दुल रज्जाक की पुस्तक मतलाए साहेन। मतलाए साहेन। मतलाए साहेन। क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की ज्यादा जानकारी किन दो पुस्तकों से मिलती है? तो अब्दुल रज्जाक की पुस्तक मतलाए साहेन और दूसरी पुस्तक कौन सा है? आमुक्त माल्यद। इन दो पुस्तकों से विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है। आमुक्त माल्यद में लिखा है कि राजा जब अपने सिंहासन पर पहली बार बैठने जाता था तो उसे एक पूजा करनी होती थी जिसे राज्याभिषेक कहते थे। राज्याभिषेक। राज्याभिषेक क्या कहते थे? राज्याभिषेक कहते थे। तो राज्याभिषेक जो होता था, इस राज्याभिषेक को पट्टाभिषेक यज्ञ कहते थे। पट्टाभिषेक यज्ञ। इस समय एक यज्ञ होता था तो उस यज्ञ को कहा जाता था पट्टाभिषेक यज्ञ। इस यज्ञ को क्या कहा जाता था? पट्टाभिषेक यज्ञ कहा जाता था। कि देश कौन संभालेगा? तो देश राजा संभालेगा। राज्य कौन संभालेगा? तो प्रांत। राज्य को क्या कहते हैं? प्रांत कौन संभालेगा? जिला कौन संभालेगा? ब्लॉक, यानी ब्लॉक को क्या कहते हैं जी? तालुका, प्रखंड। अलग अलग राज्य में अलग अलग कहते हैं। जिला कौन संभालेगा? गांव कौन संभालेगा? तो ये अलग अलग था। गांव को उस समय क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। देश को क्या कहा जाता था? राज्य कहा जाता था। राज्य नहीं, राजा राज्य का होता था। राज्य को कहते थे प्रांत कहते थे। राज्य को क्या कहते थे? प्रांत कहते थे। प्रांत का शासन किसके पास होता था? प्रांतपति के पास होता था। प्रांत का शासन किसके पास होता था? प्रांतपति के पास होता था। जिला, जिला होता था। जिला कोट्टम कहते थे। कोट्टम, कोट्टम, कोट्टम होता था। इसके नीचे होता था आपका ब्लॉक, परगना। सर परगना कहते हैं। मुखिया मोहल्ला वो अलग चीज होता है भाई। परगना, परगना मतलब ब्लॉक लेवल का होता है। परगना होता है या ब्लॉक लेवल का। नायडू बोलते हैं। ब्लॉक होता है आप लोग के यहाँ, इसको नायडू कहते थे। नाडू। तो देखिए, आज हम जिसे देश कह रहे हैं उस समय वो उसे राज कहते थे। राज्य। अभी हम जिसे राज्य कहते हैं उसे प्रांत कहते थे। जिला को कोट्टम कहते थे। ब्लॉक को नायडू कहते थे। इसको उर कहते थे। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिएगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर होती थी। सबसे बड़ी इकाई राजा होती थी, राज होती थी। राज्य किसके हाथ में था? राजा के हाथ में। राज किसके हाथ में? राजा के साथ में। और ये किसके हाथ में थे? गांव का शासन सारे लोग मिलकर कहते थे ग्रामीण थे। ग्रामीण होते थे। क्या होते थे? ग्रामीण होते थे। अब दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा हो गया? प्रांत। तो शुरुआत में प्रांत का शासन किसके पास था? प्रांतपति के पास। प्रांतपति, प्रांतपति के पास। बाद में यह पद बन गया महामंडलेश्वर। आप में से कितने लोग बता सकते हैं यह महामंडलेश्वर पद कृष्णदेवराय ने चालू किया था या अच्युत देवराय ने चालू किया था? महामंडलेश्वर पद कृष्णदेवराय ने चालू किया था या अच्युत देवराय ने चालू किया था? तो महामंडलेश्वर पद जो था वो अच्युत देवराय ने चालू किया था। प्रांत का शासन प्रांतपति के हाथ में पहले होता था। प्रांत का शासन प्रांतपति के हाथ में होता था। किसके हाथ में होता था? प्रांतपति के हाथ। ध्यान दो। तो प्रांत राजा का जो कृष्णदेवराय थे, कृष्णदेवराय के समय साम्राज्य बहुत बड़ा था। कृष्णदेवराय के समय जो थे, कृष्णदेवराय के समय राज्यों की संख्या थी 6। कृष्णदेवराय के समय राज्यों की संख्या थी 6। ध्यान से समझो इधर। सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा राज्य किसके समय थे भैया? केडीआर के समय, कृष्णदेवराय के समय। कितने राज्यों की संख्या हो गई थी इसके समय? 6 हुई थी। कितनी थी? 6। आगे बढ़े, ये याद रहेगा। विजयनगर साम्राज्य में शासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? राजा होती थी, जो पूरे राज्य को संभालता था, देश को। प्रांत का शासन प्रांतपति, किंतु अच्युत देवराय के समय महामंडलेश्वर को यह पद दे दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था। सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, जो ग्रामीण देता था। उस समय गांव ना बोल के उर कहा जाता था। गांव ना बोल के क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। इस समय वेतन तो दिया नहीं जाएगा। वेतन के बदले क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। इसे नायंगर व्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे? नायंगर व्यवस्था। नायंगर व्यवस्था कहते थे। ये सेम टू सेम गुप्त काल की सामंती व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत की इकता व्यवस्था की तरह थी। आप तो वेतन को क्या दिया था? अब इसके बाद देखिए, सैनिक जो क्या हो गया जी? सैनिक जो होते थे, सैनिक
सैनिक जो होते थे उन्हें जो भूमि दी जाती थी उन्हें कहते थे अमर भूमि। अमर भूमि, अमर भूमि। असैनिक जो इस भूमि को लेता था उसे कहते थे अमर नायक। अमर नायक। मंदिरों में भी भूमि दान में दी जाती थी। अभी देखिए मंदिर में भी भूमि दान में दी जाती है मंदिर में, तो उस भूमि को क्या कहा जाता है? देवभूमि। क्या कहते थे? देवभूमि। जो मंदिर को दान दी जाने वाली भूमि थी उस पे क्या होती थी? देवभूमि का कहा जाता था, उस भूमि को देवभूमि। इस समय जो टैक्स जो था, टैक्स टैक्स जो था वो मेनली कृषि पर लगता था। कृषि कर लगता था। कौन सा कर लगता था? कृषि कर लगता था। कौन सा टैक्स लगता था भैया? कृषि कर लगा करता था इस समय कर। और जो टैक्स वसूलता था, वसूलने वाला अधिकारी आठवन कहलाता था। क्या कहलाता था? आठवन कहलाता था। इस समय मतलब बहुत बड़ा व्यवस्था तो नहीं था, जैसे महाजनपद के काल में औद्योगिक कारखाने थे। इस समय मेन क्या था? कृषि कर लगता था। आठवन आठवन अधिकारी होते थे, लोग टैक्स वसूलते थे। लेकिन इस टैक्स को भी ना भूमि के अलग अलग डिजाइन पर लिया जाता था। जैसे हम आपको बताते हैं कई भूमि। एक होती थी सिंचित भूमि। सिंचित भूमि, ये भूमि जो थी यहाँ हर साल बरसात होता था, हर साल वर्षा होता है। इस पर जो टैक्स का था वो सबसे ज्यादा टैक्स था। इस पे टैक्स क्या था? सबसे ज्यादा था। यूपी बिहार की जो भूमि होती है वो सिंचित भूमि होती है। उसमें खेती में पानी डालने के लिए बहुत ज्यादा झमेला नहीं करना होता है। दूसरी भूमि थी बागानी भूमि। बागाती या बागानी, जो भी बोलिए, बागानी या बागाती, बागानी कहिए या बागाती कहिए। ये जो भूमि थी इसमें पानी का लेवल थोड़ा नीचे था, इसलिए यहाँ बागानी खेती होती थी। बागानी, बागानी समझते हैं? खूब सोचा 2 किलोमीटर ले आमे का पेड़ बो दिए, मसाला बो दिए, चाय बो दिए, तो बागानी खेती होती थी। क्या होती थी? बागानी खेती। इसमें टैक्स थोड़ा सा इससे कम था। इसमें बहुत ज्यादा टैक्स था, इसमें इसकी तुलना में टैक्स क्या था? कम था। इसमें इसकी तुलना में टैक्स कम था। तो क्वेश्चन आएगा किस साम्राज्य में टैक्स को जमीन के हिसाब से लिया जाता था? किस साम्राज्य में टैक्स को जमीन के हिसाब से लिया जाता था? टैक्स को जमीन के हिसाब से विजयनगर साम्राज्य में लिया जाता था। अब इसके बाद ऊसर भूमि और एक बंजर भूमि आएगी। ऊसर भूमि और वन भूमि, बंजर भूमि या ऊसर भूमि। ऊसर भूमि आपके गांव में भी होती होगी, बगानी या बागाती में बागवानी होती थी। अब आता ऊसर भूमि। ऊसर भूमि, इसमें हर साल खेती नहीं होती थी। तो इसमें जब भी खेती होती थी ना, अल्टरनेट होती थी। इस साल खेती होगा तो अगले साल नहीं हो पाएगा। इस पे जो टैक्स था ना बहुत ही कम था। इस पे टैक्स बहुत कम था। जैसे आपके यहाँ भी बहुत मुश्किल से खेती होगी, राजस्थान की खेती देखिएगा बड़ा मुश्किल से होता है। उसका जमीन कैसा? ऊसर जमीन है। जमीन कैसा है? ऊसर जमीन है। अब उसके बाद आएगा जंगली भूमि। जंगली भूमि, इस ससुराल में खाली जंगल होता था, इस पे कोई टैक्स नहीं होता था। अब आप बताइए जंगलवा में कौन सी खेती करिएगा? जंगली भूमि। तो इस समय भूमि कितने प्रकार की थी आप बताइए? इस समय भूमि कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की। सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि सिंचित भूमि। सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि सिंचित भूमि, बगानी भूमि, ऊसर भूमि, जंगली भूमि। सिंचित, बगानी, जंगली। सिंचित, बगानी, ऊसर, जंगली। किस भूमि में अल्टरनेट खेती होती थी? किस भूमि में अल्टरनेट खेती होती थी? ऊसर भूमि पर। इसकी भाषा क्या थी? तेलुगु। तेलुगु भाषा थी। इस समय मुद्रा पेगोड़ा होती थी। पेगोड़ा सोने की होती थी। पेगोड़ा, पेगोड़ा किस चीज का होता था? गोल्ड का होता था। इस समय सबसे प्रमुख नदी यहाँ की तुंगभद्रा, तुंगभद्रा तथा कृष्णा। कृष्णा, यही दो सबसे प्रमुख नदी थी। सबसे प्रमुख थी इस समय की तुंगभद्रा नदी। किस समय? तुंगभद्रा नदी। इस समय जो थी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति क्या थी? एकदम सही थी। आजकल उस समय की महिलाओं की स्थिति क्या थी? ठीक थी। उस समय दास प्रथा थी। दास प्रथा थी और दासों को खरीदने के लिए एक बाजार होता था, वेश बाजार, वेश बाग, वेश बाग। ये क्या था? एक मार्केट था। एक मार्केट था। इसमें से आप दास खरीद के ले आते थे। क्या खरीद के लाते थे? नौकर खरीद के लाते थे। दासों के लिए एक अलग से बाग होता था जिसे क्या कहा जाता था? बेस बाग। इस समय बंदरगाहों की संख्या बता सकते हैं? बंदरगाहों की संख्या कितनी थी?
इस समय बंदरगाहों की संख्या थी 3000। इस समय खेल में सबसे प्रमुख खेल था शतरंज। शतरंज शतरंज का खेल सबसे प्रमुख था। शतरंज